बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। नोशकी में अटैक हुआ है। ये भी बलूचिस्तान का इलाका है। कोयटा से लगभग 130 किलोमीटर दूर ये एरिया है। यहाँ पे एक दहशतगर्दी का बहुत बड़ा हमला हुआ है। एफसी की गाड़ियों का काफिला जा रहा था जिनके ऊपर अटैक किया गया है। एक के बाद एक हमले की कार्रवाई हो रही है। पाकिस्तान में अभी जाफर एक्सप्रेस का इंसिडेंट हुआ था। इंटेलिजेंस की मुकम्मल नाकामी है खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में। आईएसआई या मिलिट्री इंटेलिजेंस या बाकी जो आपकी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं वो नाकाम हो रही हैं, जबकि दुश्मन जो है वो पे दर पे वार कर रहा है और कामयाब हो रहा है। फौज तो बड़ी बहादुरी से मुकाबला करती है, लेकिन इंटेलिजेंस की नाकामी के ऊपर बड़े सवालिया निशान उठ रहे हैं। अब ये जो इंसिडेंट हुआ है, लगभग 1 दर्जन से ज़ायद हमले हुए हैं गुज़िश्ता 2 दिनों के अंदर दहशतगर्दी के, 1 दर्जन से ज़ायद। और ये सुबह खैबर पख्तूनख्वा और सुबह बलूचिस्तान में हुए हैं। अभी जो ये लेटेस्ट हमला हुआ है, इस हमले में जो सरकारी आदाद शुमार हैं उनके मुताबिक ये एक बम धमाका है और 3 सिक्योरिटी एहलकारों समेत 5 अफराद इसमें शहीद हुए हैं, जबकि 32 लोग इसमें ज़ख्मी हुए हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये खुदकुश धमाका था। एक्चुअली ये वाक़या क्या हुआ ये मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ कि ये एक काफिला जा रहा था एफसी का, और ये काफिला नुकंडी की तरफ जा रहा था, ट्रैवल कर रहा था, जिसमें 7 बसें शामिल थीं और 2 कारें शामिल थीं। ये काफिला आरसीडी पर नौशकी शहर के करीब एक जो आटे वाली मिल है उसके करीब पहुंचा, तो वहां काफिले में शामिल एक बस के करीब धमाका हुआ और बाकी गाड़ियों को रॉकेट लॉन्चर्स के साथ निशाना बनाया गया। एक बस को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा। उसकी अगर आप तस्वीर देखें तो वो बिल्कुल एक ढांचे में तब्दील हो गई है, जल गई पूरी की पूरी बस। इसके अंदर जो लोग बैठे थे उनके साथ बहुत बुरी सूरत पेश आई। एक बहुत बड़ा सानिया है और धमाका खेज मवाद जो है वो एक गाड़ी के अंदर नस्ब किया गया था। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये खुदकुश बम धमाका हो सकता है। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने इस वाक़े की जिम्मेदारी कबूल की है। यही वो कलदम तंजीम है जिसने थोड़े दिन पहले जाफर एक्सप्रेस वाला इंसिडेंट किया था, और अब नोशकी में एक बड़ा दहशतगर्दों का हमला हुआ है। अच्छा, इसमें जो उनका दावा है कलदम बीएलए का, वो ये कहते हैं कि 90 एहलकारों को उन्होंने शहीद किया है, जबकि जो हुकूमती सतह पे यहाँ से आदाद शुमार आए हैं सरकारी सतह पे वो 5 शोहदा को कंफर्म कर रहे हैं, जब वो कह रहे हैं कि 32 के करीब लोग जो हैं वो ज़ख्मी हुए हैं, जिनमें से मज़ीद लोग शहीद हो सकते हैं। उसकी वजह यह है कि ज़ख्मियों में बहुत सारों की हालत नाजुक है या बहुत ज़्यादा हालत उनकी ख़राब है। तो अल्लाह ताला रहम करे, सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। दहशतगर्दी के एक के बाद एक वाक़यात बढ़ते चले जा रहे हैं। यहाँ नाजरीन एक और चीज़ है कि बलूचिस्तान के तकरीबन तमाम इलाके नो-गो एरिया बने हुए हैं। अब कोयटा से किसी तरफ भी निकलना चाहे, मशरिक मगरिब शमाल जनूब, आप किसी सिमत नहीं जा सकते। बलूचिस्तान में जो सिब्बी वाला रास्ता है कोयटा से, उसकी हालत आपके सामने है। चमन वाली साइड है वो, कुछ वहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेस बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पे भी अमन व अमान मुकम्मल तौर पर कायम नहीं है। अगर आप यहाँ से तुरबत वाली साइड पे जाएं या अवारान वाली साइड पे, मकरान वाली साइड पे जाएं, ये आप एक और एरिया है जिसको आप कहते हैं केतरान वाली साइड पे आप जाएं, या बुकटी डेरा बुकटी वाली साइड पे जाएं, तो ये सारे एरियाज नो गो एरियाज बने हुए हैं। और अभी एक लेटेस्ट न्यूज़ के मुताबिक कुछ हमले मजीद हुए हैं। ये बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने क्लेम किया है कि गवादर में, मस्तूंग में, जामरान में और कोलवा में 5 मुख्तलिफ हमलों में जो है वो निशाना बनाया गया है सिक्योरिटी फोर्सेस को। ये अब जो बीएलए है वो सिक्योरिटी फोर्सेस को निशाना बना रही है। राणा सनाउल्लाह साहब ने कुछ स्टेटमेंट दिए। अगर उन स्टेटमेंट्स को आप इन चीज़ों के साथ जोड़ कर देखें तो फिर आपको समझ आएगी कि हालात कितने ख़तरनाक और खौफनाक हो गए हैं। राणा सनाउल्लाह ये कहते हैं कि अफ़गानिस्तान की आवाम हमारे साथ है, हुकूमत जो है वो वहाँ की दहशतगर्दों को सहूलत दे रही है। तो इस वक्त जो अफ़गानिस्तान की अबूरी हुकूमत है तालिबान की, जिसके पाकिस्तान के साथ बेहतरीन ताल्लुकात थे, ये हुकूमत जब आई थी तो पाकिस्तान ने जश्न मनाया था, खुशी मनाई थी। ख्वाजा आसिफ ने लिखा था कि ताकतें तुम्हारी हैं और खुदा हमारा है, तो इसको बहुत अप्रिशिएट किया था। इमरान खान साहब ने कहा था कि गुलामी से आज़ादी हासिल की है इन्होंने। इनको सारे पाकिस्तान में तमाम पॉलिटिकल पार्टीज इकट्ठी होकर इनको अप्रिशिएट कर रही थी, और ये देखा जा रहा था कि पाकिस्तान के अब बेहतरीन ताल्लुकात हो जाएंगे अफ़गानिस्तान के साथ और इंडिया की इन्वेस्टमेंट ज़ाया हो जाएगी। लेकिन अब राणा सनाउल्लाह साहब कह रहे हैं, तो क्योंकि वो एस्टेब्लिशमेंट के करीब हैं तो उनके पास बराह रास्त इन्फॉर्मेशन होगी, तो वो कह रहे हैं जी हुकूमत दहशतगर्दों को सहूलत दे रही है। जो अफ़गानिस्तान की गवर्नमेंट है उसके ऊपर इन्होंने इल्ज़ाम लगाया।
अच्छा, राणा सनाउल्ला साहब एक और बात भी कह रहे हैं कि इसमें कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान में दहशत गर्दी में भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ का हाथ है। यानी जो भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसी है और अफगानिस्तान की हुकूमत है, वाह यार, ये दोनों मिल गए हैं बकौल वफाकी वजीर के। बार बार यही बातें जो हैं वो DGISPR भी कहते हैं, बाकी लोग भी यही बातें कहते हैं। वजारत खारजा और वजारत दाखिला के स्टेटमेंट आप देखें तो वो भी यही कहते हैं क्या बात कि इंडिया की जो खुफिया एजेंसी रॉ है वो अफगानिस्तान की हुकूमत के साथ मिल गई है और वो BLA को सपोर्ट कर रहे हैं, जिसके नतीजे में पाकिस्तान में दहशत गर्दी हो रही है। और साथ में वो बताते हैं जी कि ये TTP को भी सपोर्ट कर रहे हैं। अब अगर ये हो गया है ना तो ये पाकिस्तान की इंटेलिजेंस का एक बहुत बड़ा फेलियर, एक बहुत बड़ी नाकामी है पाकिस्तान की, कमाल यार, खारजी और दाखिली दोनों महाजों के ऊपर। उसकी वजह यह है कि अफगानिस्तान को अंगेज करने में फिर इसका मतलब है हम नाकाम हो गए और अब जो दहशतगर्द है उनकी रसद नहीं टूटेगी। अगर इतनी बड़ी सपोर्ट उनके पीछे है ना, उनके पीछे अगर रियासतें खड़ी हैं दो, तो फिर उनकी रसद नहीं टूटेगी। रसद टूटने का मतलब यह है कि उनके हथियार, उनका एमुनेशन, उनका बारूद उनको मिलता रहेगा और उनकी खुराक भी उनको मिलती रहेगी और उनकी फंडिंग उनको होती रहेगी। तो अगर किसी भी तहरीक में फंडिंग जारी रहे, जैसा कि जब अफगानिस्तान के अंदर जंग हुई तो अमेरिका इतने सारे मुल्कों को लेकर चढ़ गया अफगानिस्तान में, काबुल पे, कंधार पे, बहुत सारे इलाकों पे कब्जा कर दिया, जलालाबाद पे, हर तरफ कब्जे कर लिए और वहाँ पे अपनी एक फोर्स भी बना ली। लेकिन तालिबान की क्योंकि कभी रसद नहीं टूटी, मकामी आबादी उनको सपोर्ट करती थी, आसपास उनके सपोर्टर मौजूद थे, तो तालिबान को खुराक भी मिलती थी, बारूद भी मिलता था। तो इन चीज़ों की मौजूदगी में तालिबान ने अमेरिका को और उसके इत्तेहादियों को नाको चने चबवाए और वो जाते हुए ये कहने पर मजबूर था कि अफगानिस्तान जो है वो रियासतों का कब्रिस्तान है, निकलो यहां से। तो फिर वो वहां से निकल गए। तो अब जो बलूचिस्तान में सूरत हाल है, फिर ये वैसी सूरत हाल खुदा न खास्ता पैदा हो जाएगी अगर इनकी रसद ना टूटी तो। रसद ना टूटने का मतलब ये है कि इनको बारूद मिलता रहे, गोलियां मिलती रहे, बंदूकें मिलती रहे और हथियार तो उनके पास बहुत है। बलूचिस्तान जो है वो तो पूरा का पूरा हथियारों से भरा हुआ है, हर घर में हथियार है और बहुत सारे हथियार हैं, हर शख्स के पास हथियार है। खसूसन जो पश्तून बेल्ट है और जो बलोच बेल्ट है, ये दोनों जगहों पे तो बेशुमार हथियार मौजूद हैं और इनके पास हथियारों की किसी किस्म की कोई कमी नहीं है। तो इस तरह की अगर कार्रवाइयाँ होनी है और ये मामला ऐसे चलेगा, क्योंकि मकामी आबादी की सपोर्ट जो है वो सबसे मेन चीज़ होती है। अब बलूचिस्तान असम्बली की अगर आप तकारीर उठाकर देखें या आप बलूचिस्तान के जो बड़े रहनुमा हैं या सरदार हैं या लीडर्स हैं उनसे आप बात करें, अच्छा आ गया, या बलूचिस्तान के आम नौजवानों से बात करें, तो आपको पता चलता है, सहाफियों से मैं तो इन्फॉर्मेशन लेता हूं ना, ज्यादातर आपका जो बलूचिस्तान के मुख्तलिफ जर्नलिस्ट हैं उनके साथ रहता है, तो वो ये बताते हैं कि जो अवामी सपोर्ट है वो अब सिक्योरिटी फोर्सेस से ज्यादा वो BLA की तरफ जा रही है। वो आपको मैंने अभी वाकया एक सुनाया था ना, एक असेंबली के अंदर खड़े होकर एक रुकन ये बता रहे थे कि लोग अपनी बंदूकों के ऊपर से नंबर मिटा मिटा के वो दे रहे हैं BLA को, और वो प्रोफेसर टाइप लोग हैं, कॉमरेड टाइप लोग हैं माशाल्लाह। तो ये सब लोग बता रहे हैं कि वहां पे अवामी सपोर्ट बड़ी है बलूचिस्तान के अंदर दहशतगर्द BLA के लिए। तो ये एक बड़ी खौफनाक बात है, इसके नताइज और असरात बड़े खौफनाक हो सकते हैं। बलूचिस्तान अमली तौर पे एक नो गो एरिया बन गया है, लगातार वहाँ पे अटैक्स हो रहे हैं। अख्तर मेंगल साहब का एक स्टेटमेंट है, उन्होंने खुद ये स्टेटमेंट दिया, एक खुला खत है, इमरान खान साहब ने लिखा, चीफ जस्टिस को खत लिखा, आर्मी चीफ को खुला खत लिखा, 3 खत लिखे, किसी को समझ नहीं आई। अब अख्तर मेंगल साहब ने एक खुला खत लिखा है, उन्होंने किसी को मुखातिब तो नहीं किया, लेकिन एक्चुअली वो सारे पाकिस्तानियों से बात कर रहे हैं। अख्तर मेंगल साहब ने कहा, एक खुला खत हर उस शख्स के नाम जो हमें समझने का दावा करता है। नॉर्मली ये दावा पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट करती है, या कोई बड़े बंदे बैठे हुए अपने आप को टाउट टाइप के, वो समझते हैं कि उन्हें बलूचिस्तान की बहुत समझ है, तो वो ये बता रहे हैं कि जिसका ये दावा है ना वो जरा ये खत पढ़ ले। मज़ाहिया बात है कि आप में से अक्सर ये समझते हैं कि बलूचिस्तान सिर्फ गवादर तक महदूद है, गवादर को निकाल भी दे तब भी बलूचिस्तान बरे सगीर का सबसे ज़्यादा वसाइल से माला माल सूबा है। मगर अफसोस रियासती बयानिए ने आपको इस सच से दूर रखा है। अब जरा हकीकत की आंखों में आंखें डालकर देखें, बलूचिस्तान वो खित्ता है जहां रेकोडेक की ज़मीनों में सोना और तांबा दफन है, जिनकी मालियत खरबों डॉलर्स में है। अगर ये वसाइल बलोच अवाम के हाथ में होते तो शायद आज वो दुनिया के अमीर तरीन लोगों में शुमार होते। फिर सैंडेक है जहां के खजाने निकाले जा रहे हैं, मगर इनके वारिस आज भी बुनियादी ज़रूरियात से महरूम है। बलूचिस्तान
یہ وہ سرزمین ہے جس نے پاکستان کو قدرتی گیس دی ہے، جس سے پورے ملک کے چولہے جلتے ہیں، فیکٹریاں چلتی ہیں، معیشت پروان چڑھتی ہے، مگر اسی بلوچستان کے کئی گھر آج بھی اندھیروں میں ڈوبے ہیں، چولہے ٹھنڈے ہیں، بچے سردیوں میں ٹھٹر کر مر جاتے ہیں۔ دیکھیں بلوچستان کی گیس ہے، بلوچستان سے نکلتی ہے، پہلا حق بلوچوں کا ہونا چاہیے تھا۔ لاہور کے ڈیفنس میں، کراچی کے ڈیفنس میں ہماری جو خواتین ہیں وہ جاتی ہیں، ایسے ایک بٹن دباتی ہیں، چولہا آن ہو جاتا ہے۔ اور بلوچستان جہاں سے یہ گیس نکلتی ہے وہاں کی جو خواتین کے پھیپھڑے تھک جاتے ہیں پھونکے مار مار کے کہ کسی طرح وہ آگ جلا سکیں، وہ بیچاری صبح جاتی ہیں، لکڑیاں اکٹھی کرتی ہیں، لکڑیاں اکٹھی کر کے واپس آتے ہیں، لمبا سفر کرتے ہیں، اس کے بعد وہ مٹی کے چولہوں کے اندر جو ہے وہ لکڑیاں رکھ کے ان کو جلاتے ہیں، پھونکے مار مار کے ان کو اپنی آگ جلانی پڑتی ہے۔ یہ بلوچستان کی وہ خواتین ہیں جو اس گیس کی مالک ہیں، جبکہ پنجاب میں، سندھ میں اور کئی اور جگہوں پہ وہ گیس صرف خواتین ایک بٹن آن کرتی ہیں۔ ہماری بڑی بڑی سوسائٹیز کے اندر، بڑے بڑے بنگلوں اور گھروں کے اندر ایک بٹن آن کرتے ہیں اور وہ گیس جلنا شروع ہو جاتی ہے۔ کتنی سہولت ہے ہم لوگوں کو، اور جن کی وہ ملکیت ہے، جو مالک ہیں اس گیس کے، وہ لکڑیاں جلاتے ہیں۔ یہ بات جو ہے وہ افسوسناک بات ہے، یہ اختر مینگل صاحب بتا رہے ہیں۔ یہ وہ خطہ ہے جس نے پاکستان کو سمندر دیا، گوادر دیا، جس پر آج سب کی نظریں ہیں، اقتصادی راہداری دی جس سے پورے ملک کے تاجروں کو فائدہ پہنچا، مگر یہی گوادر جہاں کے ماہی گیر آج بھی مچھلیاں پکڑنے کے لیے اجازت نامے مانگتے ہیں، روزی روٹی کے لیے ترستے رہتے ہیں۔ بلوچستان نے سب کچھ دیا مگر خود ہمیشہ بھوک، محرومی اور لاپتہ افراد کے نوحے سنے ہیں۔ یہ کیسا انصاف ہے کہ جس زمین نے سب کچھ دیا اس کے لوگ آج بھی پانی کی بوند بوند کو ترس رہے ہیں۔ جس زمین نے پاکستان کو شناخت دی آج اسی کے فرزندوں کی قبریں بے نام ہیں۔ یہ وہی بلوچستان ہے جہاں ایک بیٹی اپنے باپ کے جوتے ڈھونڈتی ہے اور جب ان میں سے دھول نکلتی ہے تو وہ ایسے چیخ مارتی ہے کہ پورا بلوچستان اس کے ساتھ چیخ اٹھتا ہے، کیونکہ یہاں کوئی ایک گھر نہیں بچا جس کا کوئی فرد لاپتہ نہ ہو۔ میرا اپنا گھر بھی نہیں بچا۔ چلو وہ سب تو ایجنٹ ہیں، مگر میرا والد، وہ جو بلوچستان کا پہلا وزیر اعلیٰ تھا، وہ جس نے آپ کے آئین پر حلف اٹھایا، جمہوریت پر یقین رکھا، ہر غیر آئینی طاقت سے لڑا، وہ جو مینگل قبیلے کا سردار تھا، اس کا بیٹا بھی لاپتہ ہو گیا۔ پھر بھی بلوچستان ہی غلط ہے، اور جب انصاف مانگنے آتے ہیں تو کیا ملتا ہے؟ ہمدردی، پچھتاوا نہیں۔ سوال پوچھا جاتا ہے کہ کیا آپ خود کو پاکستانی سمجھتے ہیں؟ اور ہاں، بہت معذرت کے ساتھ، یہاں برابری صرف اس وقت آتی ہے جب کسی پنجابی کے خون پر مذمت کرنی ہو، ورنہ بلوچ کی چیخوں پر یقین تک نہیں آتا کہ یہ اسی ملک کے شہری ہیں۔ دوری خود پیدا کر کے پوچھتے ہو کہ کیوں رو رہے ہو؟ ماشاءاللہ۔ یہ ملک ہمیشہ ہماری چیخوں پر بہرا بنا رہا، ہمیشہ ہمیں نظر انداز کیا، ہمیشہ ہمیں غدار کہا، اور اب وہی کہہ رہا ہے ہمیں تمہاری ضرورت ہے، آپ خوش ہوں یا ناراض۔ مجھے یہ کہنا پڑے گا، پاکستان بلوچستان کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ آپ سب کے دل میں اتنی ہمدردی ڈالے کہ آپ سمجھ سکیں کہ آج کا بلوچ نوجوان آپ سے بات کرنے کے لیے تیار کیوں نہیں۔ اس کی ایک بڑی وجہ آپ کی وہ انا پرستی ہے جو آج بھی اسے اپنا مقام دینے کو تیار نہیں ہے۔ جو بلوچستان کے وزیر اعلیٰ تھے مالک صاحب، ڈاکٹر مالک، انہوں نے بتایا کہ انہیں مذاکرات کے لیے جب کہا گیا کہ جا کے مذاکرات کریں، اور وہ گئے اور کالعدم تنظیموں سے انہوں نے مذاکرات کیے اور معاملات طے ہو رہے تھے، تو تب ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے کہا جی ہم ان کو ایلیمینیٹ کر دیں گے، چھوڑ دیں، دفع کریں، ہم ان کو نبڑ دیں گے، کیونکہ وہ تعلیم مانگتے تھے، نوکریاں مانگتے تھے۔ تو یہ چیزیں تو وزیر اعلیٰ نے کہا کہ میں دوں گا انہیں۔